नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट ममता सिंह शुक्ला। ममता सिंह शुक्ला एक मानी हुई हाईकोर्ट वकील है और एट प्रेजेंट दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। आपका एक एनजीओ भी है विजय फाउंडेशन के नाम से, जो गरीबों को और जरूरतमंदों की मदद करता है। इसके आप पॉश के ट्रेनर भी हैं। आइए बात करते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस इस टॉपिक पे। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। हम ये जानना चाहेंगे कि ये सेक्सुअल हरेसमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करके बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, और रचना जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। आपने जैसा कि ये प्रश्न पूछा कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस क्या हो, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी महिला उस कार्यस्थल पे काम कर रही है, उसको कोई भी पुरुष या स्त्री कोई भी अनवेलकम उसके साथ एक्ट करे, अप्रिय उसके साथ कोई भी घटना हो जाए, और वो प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप, तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उसको, महिला को, वो अप्रिय घटना लगनी चाहिए, नंबर वन। और जो भी घटना है वो सेक्सुअल इन नेचर होना चाहिए, अदरवाइज वो सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस नहीं बनेगा, वो हेरेसमेंट का केस बन सकता है। और हमारे जो एक्ट है उसके अंदर जो हमारे प्रावधान है कि किसको हम कहेंगे सेक्सुअल हेरेसमेंट। सेक्सुअल हेरेसमेंट में देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी फिजिकली आपको कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, या कोई एडवांसमेंट कर रहा है कि हम आपको टच करने जा रहे हैं, कर नहीं रहा है बट एडवांसमेंट कर रहा है, तो वो इस एक्ट के तहत आ जाता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल फेवर मांग रहा है कि आप मेरे को सेक्सुअल फेवर देंगी तो हम आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, नंबर टू। नंबर थ्री, अगर आपके लिए कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहा है तो वो भी इस एक्ट के तहत आता है। और या कोई भी व्यक्ति आपको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, पॉर्न फिल्में दिखा रहा है, वो भी इस एक्ट के तहत आता है। इसके अलावा जो एक जनरल बात यह है कि कोई भी घटना जो आपको अनवेलकम लगती हो, वो कथित है या अनकही है, तो वो सेक्सुअल इन नेचर हो, तो इस एक्ट के अंदर उसको हम सेक्सुअल हेरेसमेंट मानेंगे। अगर इस पॉइंट को हम इलैबोरेट करें कि देखिए, अगर कोई इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट तरीके से उसको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का वादा कर रहा है, अगर आप मेरे लिए ऐसा करेंगी तो हम आपको अच्छा प्रमोशन दे देंगे, आपको आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, वगैरह वगैरह, उसी के तहत दूसरा एक पक्ष उसका आता है, इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट तरीके से उसको थ्रेट करे डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि अगर आप सेक्सुअल फेवर हमें नहीं देंगी तो हम आपको डिमोट कर देंगे, आपकी सैलरी को कट कर देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट से बाहर कर देंगे। ये तो दूसरा हो गया। तीसरी बात क्या है कि उसको इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट थ्रेट दे करके उसका जो फ्यूचर या प्रेजेंट जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसके ऊपर उसको डराया या धमकाया जाए। तो ये सारी बातें जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके कार्य में दखल अंदाजी कर, इसको आप थोड़ा सा इलेबरेट करना चाहेंगे क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि उस महिला के लिए अगर वो बात नहीं मान रही है तो उसके लिए होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना जहां पे वो अपने कार्य को कुशल तरीके से ना कर पाए, समझे, गलतियां करे, डर में रहे, ठीक है। और एक और इसके साथ एक फ्रेज आता है, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब है कि आप हमारे लिए ऐसा करिएगा तो हम आपके लिए इस तरह से कुछ और फेवरेबल चीज नहीं करेंगे, अगर आप मेरे लिए फेवरेबल चीज नहीं करिएगा तो हम आपके लिए अनफेवरेबल चीज ऐसे करेंगे। और इसके साथ ये बहुत जरूरी है ये जानना कि ये मैट्रिक्स ऑफ पावर में होता है, यानी कि एक आदमी सुपीरियर पोजीशन पे है और एक सबऑर्डिनेट है, तो जो बॉस है उसके पास एक पावर है, एक अथॉरिटी है। So according to law, who is an aggrieved woman?
आप किसको कहेंगे कि वो एग्रीव्ड कैटेगरी में आती है? अग्रीव्ड वुमेन वो महिला है जो पीड़िता है। तो पीड़िता होने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता ये है कि वो उस कार्यस्थल पे कार्य कर रही है, जो भी वर्क प्लेस है, नंबर वन। नंबर टू, जो रिस्पोंडेंट है या जो अक्यूज है वो भी उस कार्यस्थल पे काम कर रहा हो। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है जानना कि जैसे कि जो प्राइवेट जो हाउसेस होते हैं, ड्वेलिंग प्लेसेस जिसको हम कहते हैं, वहां पर जैसे कोई मेड काम करती है वो भी इस एक्ट के अंदर आती है। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है शाइनी आहूजा, जो बॉलीवुड के एक्टर थे। उनकी मेड ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और उनको सजा भी हुई और उसके बाद उनका बॉलीवुड कैरियर भी समाप्त हो गया। ये तो आपको पता ही होगा इस बात। बोल रहे हैं कि वर्क करने वाली घर में जो मेड है वो भी इस कैटेगरी में आती है, तो हम वर्क प्लेस को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क प्लेस क्या होता है फिर? प्लेस का डेफिनेशन जो एक्ट में आया उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काफी ये विस्तृत हो गया। वर्क प्लेस का पहले मतलब तो यही था कि ऑफिस, और ऑफिस का मतलब ये हुआ कि वो चार दीवारी हो गई ऑफिस की। लेकिन अब जैसे एक आया कॉन्सेप्ट की वर्क फ्रॉम होम, तो अब उसका जो घर है वो भी वर्क फ्रॉम होम हो गया। अगर वो ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एक्स पॉइंट टू वाई पॉइंट, वो ट्रांसपोर्टेशन भी उसका वर्क प्लेस हो गया। ठीक है, उसका जो मेस है खाने का वो भी वर्क प्लेस हो गया। यानी कि उसका जो दायरा है बहुत बड़ा हो गया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो गए, और सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्टेडियम हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, एनीथिंग ऑन दिस अर्थ in India comes under this category। और इसी के साथ जो हमने वर्क प्लेस की बात कही, वर्क प्लेस का जो भी एम्प्लॉयर होगा वो इसी डेफिनेशन में, एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आ जाएगा। जो एग्रीव्ड वुमेन है उसको अगर केस फाइल करना है अगेंस्ट दिस हेरेसमेंट, तो क्या टाइम लिमिट है? कितने टाइम के अंदर उसको एक केस फाइल कर देना चाहिए? जो हमारे एक्ट है वो ये कहता है कि जो अग्रीव्ड वुमेन है उसको 3 महीने के अंदर अपनी केस की फाइलिंग कर देनी चाहिए। अब 3 महीने का मतलब ये होता है कि जो अगर सीरीज ऑफ इवेंट है कि 1 2 3 4 कर रहे हैं, तो लास्ट इवेंट जब हुआ उसके 3 महीने के अंदर उसको अपना शिकायत दर्ज करा देना चाहिए इंटरनल कमिटी के पास। क्या कोई एक्सटेंडेड टाइम लिमिट भी मिलता है अगर कोई पीड़िता को, मतलब 3 महीने के अंदर समझे? क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली औरतें थोड़ा डरती हैं, तो क्या उसको थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम लिमिट मिलता है कि वो थोड़ा सा लेट डिसीजन ले रही है और लेट फाइल करना चाहे तो? का भी प्राविधान है हमारे एक्ट में कि अगर 3 महीने के अंदर पीड़िता जो है वो शिकायत दर्ज नहीं करा पाए किन्हीं भी कारणों के कारण, तो उसको एक अनदर 3 मंथ्स का लिवरेज दिया गया। तो जब वो शिकायत दर्ज करेगी तो वो उसको अपनी रीजन लिखना पड़ेगा कि 3 महीने के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर वो शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर। जो इंटरनल कमिटी है उसको संतुष्ट होना पड़ेगा जो रीजन दे रही है कि हाँ ये वैलिड रीजन है और इसको हम एक्सटेंशन दे दें। अगर वो महिला जो एग्रीव्ड वुमेन है वो खुद से जा करके अपना कंप्लेंट करने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, तो उसके बिहाफ में कोई उसके लिए कंप्लेंट कर सकता है क्या? इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर वो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड। मेंटली इनकैपेसिटेटेड ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा उत्पीड़ित हो मानसिक रूप से, तो उसका कोई भी दोस्त, उनका कोई भी एक्वेंटेंस, और अगर हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में है तो उसका साइकियाट्रिस्ट या उसका साइकोलॉजिस्ट या जिसके अंडर हो रहे देखभाल हो रही है उसका वार्ड, कोई भी उसकी शिकायत उसके कहने पर दर्ज कर सकता है। और मान लीजिए कि अगर वो महिला की मृत्यु हो गई किसी भी कारण, तो उसका जो वारिस है, जो उसका लीगल हेयर है, वारिस है, वो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट दायर कर सकता है। तो थर्ड पर्सन जब कर रहा है बगैर उसकी सहमति, ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी प्रकार, जैसे मान लीजिए उसका किसी भी प्रकार से मेंटली या फिजिकली इनकैपेसिटेटेड है, तो कोई आदमी अपनी मर्जी से करते, उसकी जो सहमति है वो बहुत आवश्यक।
अगर वो मर जाती है तो जो भी उसका लीगल हेयर है वो कर सकता है, तो इन दैट केस उसकी सहमति कैसे आप आएगी? एविडेंस में क्या है, जैसे कि कोई जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसको आप बोलते हो ना, उसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में है और बहुत ज्यादा इंजर्ड है, जिस तरह से मर रही है, तो अगर किसी पे उंगली से भी पॉइंट आउट कर देती है, बोल नहीं पा रही है, तो उसके खिलाफ भी वो बगैर बोले, मतलब वो डाइंग डिक्लेरेशन में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता क्या इस तरह के केस फाइल करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका है? कैसे फाइल कर सकते हैं केस? है। फाइल करने के तरीके ये है कि एक तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी है कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है। तो जो भी शिकायत दर्ज होगी है, वो जाकर के जो पीड़िता है वो जाकर के इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में डायरेक्टली कंप्लेन कर सकती है। इसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जिसमें 10 से कम इंप्लॉइज होते हैं, वो लोग लोकल कमिटी में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, क्योंकि 10 से कम जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नहीं होती, वहां कोई प्राविधान नहीं। तो लोकल कमिटी होती है जो स्टेट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा होती है। तो और या तो डायरेक्टली जाकर के इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स होती है, वहां पर भी उसका प्रावधान होता है कि आप जाकर के वहां से कंप्लेंट कर दीजिए। तीसरी बात यह है कि आप ईमेल के द्वारा भी कंप्लेंट अपनी दाखिल कर सकते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वहां पे एक शी बॉक्स है। शी बॉक्स में जाकर के आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, जहां आपको सारी अपनी डिटेल भेजनी पड़ेगी, अपना नाम, अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और आपके साथ क्या हुआ। तो मिनिस्ट्री के द्वारा वो आपके डिपार्टमेंट में वहां से चली जाएगी शिकायत। टाइम लिमिट के अंदर इंक्वायरी हो जाती है? व्हाट इज द टाइम? टाइम लिमिट, हाँ टाइम लिमिट इनका 90 डेज है, जैसा अभी हमने आपको बताया। कोई केस पेंडेंसी सिचुएशन में है तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या निर्णय लिया जा सकता सिचुएशन में जो अग्रीव्ड वुमन है, वो जो इंटरनल कमिटी है यानी आईसी या लोकल कमिटी को अनुरोध कर सकती है कि उसकी ट्रांसफर कर दी जाए वहां से, या वो आस्क कर सकती है, वो कह सकती है कि जो रिस्पोंडेंट है उसकी ट्रांसफर उस जगह से कर दी जाए, ताकि वो उत्पीड़ना से बच सके, या जो इंक्वायरी चल रही है उस पर उसका हस्तक्षेप न हो। और इसके अलावा अगर वो ट्रांसफर की बात ना कह के वो कहती है हमें 3 महीने की छुट्टी पे आप दे दीजिए, तो डिपार्टमेंट को उसको 3 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी। और 3 महीने की छुट्टी जो वो एंटाइटल है जितने छुट्टियों की, उसके अलावा ये 3 महीने की छुट्टी, यानी कि उस 3 महीने का उसको सैलरी मिलेगा, विदाउट पे नहीं है। कोई भी रिलीफ, एनी अदर रिलीफ शी कैन आस्क विच हैज टू बी गिवन। है? एक बार जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है इंक्वायरी का, तो क्या करना चाहिए? एक कंक्लूसिव स्टेज पे पहुंच गया है, इंटरनल कमिटी या आईसी ने कोई भी कंक्लूजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये प्रूव हो गया कि जो रिस्पोंडेंट था वो दोषी है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा जो उसकी सर्विस रूल्स है उस डिपार्टमेंट की, उसके तहत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हेरेसमेंट का इंटेंसिटी देखी जाती है कि कितना हेरेसमेंट था, उसकी उसके हिसाब से उसको सजा निर्धारित होती है। कई बार डिपार्टमेंट ये भी कह सकता है, अगर छोटी मोटी सी चीज हुई कि आप इनसे माफी मांग लीजिए, तो माफी पे ही चल जाता है काम। कई बार क्या होता है कि उनको प्रमोशन उनकी रुक जाती है, सैलरी रुक जाती है, तो सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा क्या है कि अगर उसको कहा जाएगा कि पैसे देने के लिए कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन वो लमसम में दे सकता है एक बार में, या इंस्टॉलमेंट में दे। और दूसरा ये है कि अगर वो नहीं दे पा रहा है, इन द सेंस कि वो ऑफिस ही नहीं आ रहा, ऑफिस नहीं आ रहा है, और या उसने जॉब छोड़ दी, तब डायरेक्टली उसको कहा जाएगा कि आप जो पीड़िता है उनको डायरेक्टली पैसे आप दीजिए। अगर उस डायरेक्शन के बावजूद भी नहीं दे रहा पैसे, तब क्या होगा कि ये रिकवर किया जाएगा। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होगा
उससे कहा जाएगा कि जो एरियर है ये आप इनका बकाया पूरा करिए। अगर कोई उसके खिलाफ कोई चार्ज प्रूव ही नहीं हो पाता तो इंक्वायरी वहीं पे बंद हो जाएगी। और अगर ये पाया जाता है कि मलेशियस कंप्लेंट है, जो पीड़िता ने जो कंप्लेंट की थी फर्जी थी और उसके जो विटनेस उसकी तरफ से थे, पीड़िता की तरफ से, उन्होंने भी फर्जीवाड़ा किया, तो सबको जो उनकी सर्विस रूल है उसके तहत जो है उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसके दो भाग हैं, एक तो यह है जब ड्यूरिंग द पेंडेंसी, और अगर कंक्लूसिव स्टेट पे पहुंच गया है तब इस तरह की सजा, बेसिकली मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। कैसे डिसाइड होगा कि क्या अमाउंट होना चाहिए कॉम्पनसेशन का? अगर तो पीड़िता का लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया है बिकॉज ऑफ हर फिजिकल इनकैपेसिटी या मेंटल इनकैपेसिटी, उसका इंटेंसिटी देखा जाएगा। अभी ने कहा ना, प्रपोर्शन देखा जाएगा लॉ में कि उनकी पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उसके हिसाब से डिटरमिन होगी। फिर जो रिस्पोंडेंट है उसकी कितनी कैफियत है देने की। अगर किसी को 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन देने को बोला जाए, उसकी देने की कैफियत ही नहीं हो, तो उसका तो वो बेकार सिस्टम हो जाएगा ना वहां पे। फिर ये देखा जाएगा कि अगर उसने मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, कितना खर्चा ये सब आया है, कितना पेन उसने सफर किया है, कितनी ह्यूमिलिएशन उसने बर्दाश्त की है, तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रख करके उसको कॉम्पनसेशन डिसाइड किया जाता है। सारी प्रोसीडिंग्स चलती है, पूरा केस जब चलता है तो क्या इसको पब्लिक किया जा सकता है? पब्लिक आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक करने से क्या है कि जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी रही डिपार्टमेंट के अंदर वो बाहर रिवील हो जाती है। फिर वो जो पीड़िता है उसको हेरेसमेंट और भी हो सकती है कहीं पर। तो जो नेम है उसका, आइडेंटिटी है उसकी, उसकी एड्रेस है, उसका जो विटनेसेस है, उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो सारी चीज जो है सीक्रेट रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती अगर इन केस किसी ने कर दिया इसको पब्लिक, तो उसको क्या पेनल्टी दे सकते, क्या पेनल्टी होती है? है। किसी ने कर दिया है तो उसके ऊपर जुर्माना जो है 50,000 रुपए, हालांकि बहुत नहीं है परंतु फिर भी एक डेटरेंस की तरह होता है। और कई बार जब कॉन्फिडेंशियलिटी की हम बात कर रहे हैं तो इसको कई बार उसको इसका प्रसार किया जा सकता है इस प्रकार से कि कोई एक्स महिला थी, उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ, और उनके जो प्रोसीडिंग में ये पाया गया कि ये आदमी गलत था, तो इसको ये सारी चीजें सजा में मिली। बट वहां पे उनके नेम और आइडेंटिटी नहीं रिवील हो रही है, बस जो विषय वस्तु है, जो क्या हुआ, ये बताने के लिए कि अगर कोई भी शिकायत करने के लिए महिला आए तो वो प्रेरित हो जाए कि हाँ भाई इस तरह का होते हैं केसेस और हमें न्याय मिलता है। इस तरह की कोई घटना हुई है तो क्या कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है? उसका तब संज्ञान लेती है जब पीड़िता या तो डायरेक्टली चली जाए और थाने में जाए और वहां से फर्दर केस जो है कोर्ट के अंदर चला जाए, या इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के द्वारा ऑथराइज किया गया हो तब वो जा सकती है। और इसके लिए जो केस जाएगा, जो कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के नीचे नहीं होगा या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होगा उसके नीचे नहीं जाएगा केस। और ये इस लेवल पे कोई भी बाहर भी जाके कंप्लेंट कर सकता है, यानी कि पुलिस कंप्लेंट हो सकती है जो फर्दर कोर्ट में चली जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में ही जाइए। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर ही इसका प्रावधान हो जाता है। कोर्ट में जाइएगा तो इट में टेक लॉट ऑफ टाइम। आपने टॉपिक को इतने अच्छे से बताया, एंड आई होप बहुत सारे लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हम इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे, किसी नए टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।